जब आप हारते हैं तो आपके साथ आपका शिक्षक भी हारता है और मुझे भरोसा है कि आप मुझे हारने नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो इसके पहले हम अपनी बात कर लें कि हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। हम जो खाना खाते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। इस सभी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, इसके लिए हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कैसे? मान लो मुझे खाना खाना है, घर पे बनाना है मम्मी को। अब मैं सब्जी लेने जाऊंगा मार्केट, मार्केट से सब्जी ले आऊंगा। कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, वो जाएगा नॉन वेज ले आएगा। मीन जो हम खाना खाते हैं वो या तो हम प्लांट खाते हैं या तो हम एनिमल खाते हैं। ठीक है, हम प्लांट कंज्यूम करते हैं या एनिमल कंज्यूम करते हैं। हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है और एनिमल पे डिपेंड है। लेकिन हमारी जगह जो प्लांट होते हैं वो हमारी तरह दूसरों पे डिपेंड नहीं होते कि वो भी मार्केट जाएं, उनको जो खाना है वो लेकर आ जाएं। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इनका यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है वो खुद फॉर्म कर लेते हैं, खुद वो कार्बोहाइड्रेट या फिर बोले स्टार्च बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। क्या सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हम हैरी पॉटर मूवी या हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखते हैं कि किसी एनिमल को खा जाते हैं। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं क्या? तो इस सब चीजों की बात हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहली चीज तो फूड। फूड क्या होता है और किस लिए चाहिए होता है? लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फूड। लिविंग बींग, हम लिविंग बींग है, हाँ है। क्या प्लांट भी लिविंग बींग है? प्लांट्स भी लिविंग बींग है। प्लांट्स भी क्या होते हैं हमारे? लिविंग बींग होते हैं। ये कैसे लिविंग बींग होते हैं? ये भी तो, इनकी भी तो हाइट बढ़ती है, ये ग्रो करते हैं। इनको भी तो डैमेज हो जाता है, जैसे आपको लग जाता है तो वहां फिर स्किन फिर से आ जाती है। इनको भी जब कहीं से टूट जाते हैं तो वहां से दूसरी ब्रांच फिर निकल आती है। तो इसलिए ये भी लिविंग बींग होते हैं, ये भी इनहेल और एक्सहेल करते हैं हमारी तरह। तो प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग बींग होते हैं। और हर लिविंग बींग के लिए फूड बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा नोट कीजिएगा, फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग। लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज इट सर्व अस एज ए रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। क्यों जरूरी होता है भाई फूड? क्योंकि इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन या फिर इसको विटामिन भी बोलते हैं, और क्या, प्रोटीन और मिनरल्स। ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ये हमें फूड से मिलते हैं। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक, तो फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज इट सर्व एज ए रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं हर चीज को 2 बार बताऊंगा, ठीक है? तो आपको एक बार सुनना है और दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करते जाना है, बोलते जाना है, जिससे आपको क्लास ही में पूरी चीजें याद हो जाएं। लिखने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? अब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है भाई? वाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड?
न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ओवरऑल वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। आया समझ में? जैसे हमें कहीं लग जाता है तो वहां पे फिर वापस स्किन आ जाती है, हमारी हड्डी टूट जाती है कभी तो वापस जुड़ जाती है। तो ये जो डैमेज पार्ट होते हैं इसके रिपेयर के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। समझ में आया न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? चलो लिख लेते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए होते हैं हमें? एनर्जी की सप्लाई के लिए। ये एनर्जी किस काम आती है? टू कैरी आउट नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, जरूरी लाइफ प्रोसेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, इस चीज के लिए हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। एक चीज और देखी थी हमने, वो क्या थी? हमारे डैमेज्ड बॉडी पार्ट कुछ डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर के लिए भी हमें क्या जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो सेकंड पॉइंट करके ये भी लिख ले। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ damaged body part and to fight diseases। मीन्स डिजीजेज। इम्यून पावर कभी सुना होगा ना, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे जो डिजीजेज होते हैं उनसे भी फाइट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया न्यूट्रिएंट की जरूरत किस लिए होती है? आगे चलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? यहाँ शायद डबल टी लग गया, यहाँ सिंगल टी होगा, एक टी हटा दीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स में भाई क्या क्या आता है? अभी देखा हमने, न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, और क्या आता है हमारा? विटामिन आता है। विटामिन में कौन कौन सा? विटामिन ए आता है, विटामिन बी आता है, बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, हम कुछ लिख लेते हैं। विटामिन सी आता है, विटामिन डी आता है, ठीक, ए बी सी डी, जैसे आपकी क्लास के 4 सेक्शन। और क्या होता है न्यूट्रिएंट्स में? फैट होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, और क्या होता है? कुछ मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है। ठीक, तो ये सभी किस में आ जाते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। आयोडीन होता है हमारा, आयोडीन सुना है? अपना साल्ट, नमक की एडवर्टाइज आती है टीवी में, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन भी किस में आता है? न्यूट्रिएंट्स में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हमारी पिछली क्लास की चीजें, क्लास 6 की, कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलते हो तुम? कुछ कुछ याद है? हम रोटी खाते हैं, रोटी व्हीट से बनती है, तो व्हीट में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। चावल खाते हैं, राइस, इसमें भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मक्का, भुट्टा खाते हैं ना, मेज, इसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारा पपाया हो गया, पपाया में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैंगो, मैंगो में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वाटरमेलन हो गया हमारा, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि आपको पूछिए कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, कुछ नाम बताओ, तो आप एक दो नाम यहाँ से याद करके बता सकते हो। ठीक है, पता होना चाहिए। फैट किसमें मिलता है? फैट सबसे मोस्ट मिलता है ऑयल्स में। आपके घर में फॉर्च्यून का ऑयल यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, या मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, कोई भी यूज होता है। सभी ऑयल्स में क्या होता है? फैट होता है। तो पहली चीज किसमें? ऑयल्स में मिलता है। और मिल्क में भी हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। एग में हमें फैट मिलता है।
मीट में हमें फैट मिलता है, फिश में हमें फैट मिलता है। और क्या हो गया, और डबल चीज पिज्जा खाते हो ना आप, चीज बहुत पसंद होता है, चीज में भी क्या होता है, फैट होता है। और बटर बटर नान है ना, तो बटर में भी क्या होता है, फैट होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमें फैट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के बारे में पहली चीज तो पता होना चाहिए, ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपके बड़े भाई वगैरह जिम यदि जाते हो तो उसने सुना होगा प्रोटीन, इतना ग्राम प्रोटीन खाना है मुझे, दिन में 150 ग्राम प्रोटीन खाना, 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, क्योंकि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमारी मम्मा बोलती रहती है कि दाल खाओ बहुत, क्योंकि दाल में प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन किस किस में मिलता है, एक तो हो गई हमारी सबसे मेन पल्सेज, दूसरा हो गया मिल्क। मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, इसमें सब कुछ मिलता है। देखो आपने पिछले स्लाइड में देखा था, फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, इसमें ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। जब एक छोटा बच्चा होता है जो जस्ट बॉर्न हुआ होता है, वो केवल और केवल मिल्क कंज्यूम करता है, क्योंकि मिल्क का एक कंप्लीट फूड होता है, उसमें उसकी जरूरत का सब कुछ मिलता है, ठीक है। और किस में मिलता है प्रोटीन, हमारा मीट में मिलता है, फिश में मिलता है, बीन्स में मिलता है, ठीक। और एक को तो हम भूल ही गए, एग। एग में भी मीट मिलता है, एग में भी प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की। मान लो विटामिन ए, किसी को चश्मा लगने लगता है या फिर आंखों की प्रॉब्लम होती है तो मम्मा बोलती है ना, गाजर खाओ गाजर खाओ, गाजर खाने को बोलती रहती है। क्यों, क्योंकि कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए होता है। ऐसे ही मैंगो में भी हमारा विटामिन ए होता है, पपाया में विटामिन ए होता है। और मिल्क तो कंप्लीट फूड होता है, इसमें भी विटामिन ए होता है, ठीक है। विटामिन बी देख लेते हैं। विटामिन बी विटामिन बी मिलता है हमें बीन्स में और लीवर में। तो विटामिन बी के लिए क्या करेंगे, अपना लीवर निकाल के खा लेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, अपना लीवर नहीं खाना, ठीक। तो विटामिन बी क्या किस में मिलता है, बीन्स में, लीवर में। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी से याद रखना है आपको, साइट्रस मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीजें होती है, उनमें हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलती है। कुछ खट्टे फलों का नाम याद होगा क्या, एक ऑरेंज में क्या होता है, विटामिन सी होता है। लेमन भी खट्टा होता है क्या, नींबू, तो लेमन में भी विटामिन सी होता है। गुआवा हो गया हमारा, गुआवा में भी विटामिन सी होता है। टोमेटो हो गया हमारा, टोमेटो में भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के बारे में सबसे पहली जो याद रखने वाली बात है, ये किस में मिलता है, सनलाइट में। इसे क्यों याद रखना है, क्योंकि सनलाइट हमें खरीदना नहीं पड़ेगा ना, ये तो फ्रीली अवेलेबल है। हमारे इंडिया में बहुत धूप होती है, लेकिन ऐसा नहीं आप जून में जाके धूप लेने लगे, तपती धूप में। जब सुबह की हल्की धूप होती है ठंडियों के टाइम की, या फिर सुबह जब सूरज लाल होता है, उस टाइम की धूप हमें कंज्यूम करना चाहिए। जो थोड़ा ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, जिनको हड्डी वगैरह में दर्द होता है, तो उनको बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आप थोड़ा धूप सेका कीजिए। जो छोटा बच्चा होता है उसको धूप दिखाई जाती है, इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। और मिल्क में हमारा विटामिन डी होता है। मिल्क मतलब कंप्लीट फूड हमारा है, मतलब सब कुछ होता है। एग में हमारा विटामिन डी मिलता है हमें, फिश में हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन किस में मिलता है, एक एडवर्टाइज तो देखी है, आयोडीन युक्त नमक। तो साल्ट में हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। और जो हमारे सी फूड हो गए, जैसे फिश हो गई, क्रैब हो गया, केकड़ा, इनमें भी हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस स्पेलिंग अच्छी से याद करना, मिस्टेक नहीं करना लिखने में, ठीक। तो मिल्क में हमें फॉस्फोरस मिलता है, बनाना में हमें फॉस्फोरस मिलता है, बीन्स में हमें फॉस्फोरस मिलता है। ये हो गए कुछ फॉस्फोरस किस में मिलता है उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। हमारी बॉडी में आयरन होता है क्या, बिल्कुल होता है। और हम खाते भी हैं क्या, बिल्कुल खाते हैं। कहाँ से मिलता है,
सबसे ज्यादा जो मम्मी बोलती है पालक खाया करो, पालक खाया करो। स्पाइनच, स्पाइनच में हमें बहुत आयरन मिलता है। एप्पल खाते हो, एप्पल में भी आयरन मिलता है। बनाना खाते हैं, बनाना में भी आयरन मिलता है। इसलिए मम्मी बोलती हैं फ्रूट्स खाओ, पालक खाओ। समझ में आया क्यों बोलती हैं? क्योंकि मम्मी को सब पता होता है। कैल्शियम, कैल्शियम किस में मिलता है? कैल्शियम पता है ना, बोन्स के स्ट्रांग होने के लिए जरूरी होता है। तो कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क में। इसलिए मम्मा बोलती है दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। दूध पीने के लिए बोलते हैं आपको। एग में भी हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स थे। और ये किस चीज में मिलता है, उनके सोर्स थे, जिससे आपको पता हो आपको ये सब चीजें क्यों खाना है। मम्मी को नखरे नहीं दिखाना है कि हमें फ्रूट्स नहीं खाएंगे या फिर दूध नहीं पिएंगे। ठीक है, इसीलिए खाना है क्योंकि ये सब चीजें हमें, न्यूट्रिएंट्स हमें इन फूड से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी को काम करने के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है? फूड को कंज्यूम करके अपनी बॉडी को नरिशमेंट देना। ठीक है, तो द मोड ऑफ, डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी, द मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड by a living being, the mode of consumption of food by a living being and its utilization by the body is termed as nutrition. एक बार आप पढ़िए, खुद से याद हो जाएगा, साथ में पढ़िए मेरे। द मोड ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, फूड को कंजप्शन करना, बाय ए लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, बॉडी का इसको यूटिलाइजेशन करना, इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसको ध्यान से समझना, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, जैसे कि प्लांट है, प्लांट को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कैसे मिलता है? क्या ये सब्जी मार्केट में जाके खरीदते हैं? नहीं, ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जो कुछ बेसिक एलिमेंट, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इससे ये खुद बना लेते हैं, ये कहीं खरीदने नहीं जाते। तो जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद बना सकते हैं, उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हमें यदि खाना खाना है, हमें यदि न्यूट्रिएंट चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने। कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो वो जाता है नॉनवेज खरीदने। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग, जो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर या एनिमल पर। आया समझ में? तो ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पहला कौन सा बताया हमने? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक को यदि हम दो पार्ट्स में तोड़ें, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब जो खुद के नरिशमेंट के लिए, खुद की बॉडी के फुलफिलमेंट के लिए, खुद से, सेल्फ से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। लिविंग बीइंग produces their own food in the presence of simple substances. सिंपल सब्सटेंसेज कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, इनका यूज करके जो
खुद से फूड बना लेते हैं अपना, उनको उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बीइंग ऐसे खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। द ऑर्गेनिज्म undergoing this mode of nutrition are termed as autotrophs। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने? प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं ना, खरीदने तो नहीं जाते। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद से, नरिशमेंट मतलब फूड को, बॉडी को फूड प्रोवाइड करना नरिशमेंट के लिए। तो लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे लिविंग बीइंग जो खुद से अपना फूड बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेज का यूज करके, जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनका यूज करके खुद से फूड बना लेते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, उनको हम बोलते हैं, और इस मोड को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बना लेते हैं अपना, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, इतना आया समझ में? आगे चलें। जैसे बात करें, ट्री है, ट्री अपना फूड कैसे बनाता है? मार्केट नहीं जाता ना, खुद से बनाता है ना। कैसे बनाता है डिटेल में हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अभी के लिए कुछ बेसिक सब्सटेंसेस, CO2, सनलाइट और वाटर, और इसकी जो लीव्स में होता है क्लोरोफिल, ये सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके ये अपना खाना खुद बना लेता है। तो ये जो खाना बनाने का तरीका है, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ट्री क्या कहलाएंगे? जो लोग खुद खाना बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे ये? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। आया समझ में? आगे चले। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इस मोड को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो लिख लेते हैं। लिविंग बीइंग डिपेंड on plants and animals for their food। जैसे हम हैं, हम खाने के लिए प्लांट या एनिमल पे डिपेंड है। वेजिटेरियन इंसान प्लांट खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और खाएगा, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स कंज्यूम करेगा। तो हम क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। समझ में आया? जो लोग इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो लिख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म undergoing this mode of nutrition are called heterotrophs। स्पेलिंग गलत नहीं करना, ठीक? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब हम खाने के लिए प्लांट या एनिमल कंज्यूम करते हैं। बकरी देखते हैं हम, एनिमल हो गया बकरी। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो ये प्लांट पर डिपेंड है, खुद से नहीं बना सकती, दूसरे पर डिपेंड है। तो इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। आया समझ में? आगे चलें। अब देखो, जो हेट्रोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन के, हमने बोला न्यूट्रिशन के दो पार्ट हुए, ध्यान से देखना। कहीं पर ब्लैंक पेज है क्या? देखो, न्यूट्रिशन में दो हुआ,
एक हुआ हमारा ऑटोट्रॉफिक और एक हुआ हमारा हेट्रोट्रॉफिक। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर तीन कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है हर्बीवोरस, दूसरी होती है कार्निवोरस, तीसरी होती है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? जो प्लांट कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो एनिमल कंज्यूम करते हैं। प्लांट कौन कंज्यूम करता है? जैसे बकरी, तो वो हो गई हर्बीवोरस। एनिमल कौन कंज्यूम करता है? जैसे हमारा लॉयन, शेर, टाइगर, ये एनिमल कंज्यूम करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। और तीसरा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे हो गया हमारा बियर, और कुछ ह्यूमन बींग जैसे हम, कुछ ह्यूमन बींग्स केवल वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, चलो डिटेल में देखते हैं। हर्बीवोरस कैसे बोला हमने? ये हमारी देखो बकरी प्यारी सी बनी हुई है, इसे गधा मत समझना, बड़े प्यार से हमने बकरी बनाई है। ये देखो घास खा रही है, तो ये प्लांट खा रही है। तो जो प्लांट खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। स्पेलिंग ना समझ में आए तो आगे हेडिंग में लिखिए। ठीक है, वो क्या है, ये पेन स्लिप होता है ना थोड़ा सा, इसलिए राइटिंग ये खराब हो जाती है। तो ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल, पहले जो लिखा है इसका नाम बताओ, ये क्या है? सीप। ये क्या है? गधा कोई नहीं बोलेगा, ये बकरी है। ठीक, तो ये क्या होगा? हर्बीवोरस के एग्जाम्पल। दूसरा हमने क्या देखा था? कार्निवोरस। कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल खाते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर एनिमल, ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म तो जो दूसरे एनिमल खाते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल के लिए, ये क्या है हमारा पहला वाला? लाइन, सिम्मा है ये। सिम्मा कार्टून देखा है? नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मोगली का टाइगर है ये। और ये फॉक्स वाला कोई कार्टून तो मैंने देखा नहीं है, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। ठीक, तो कार्निवोर्स कौन? जो एनिमल खाते हैं। हर्बीवोर्स कौन? जो प्लांट खाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ओमनीवोरस। इसको पहचानते हो क्या? ये कौन है? टेडी बियर जो क्यूट सा होता है ना, ये वही है। ये एनिमल भी खाता है, इतना क्यूट नहीं होता। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक बना हुआ है बियर, दूसरा ह्यूमन बीइंग मैंने बताया ओमनीवोर्स होते हैं। अब इसकी सर फोटो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये तो तुम खुद हो, शीशे में देख लेना फोटो। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसको बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ध्यान से समझना। मेरी गारंटी, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, पूरी चीजें समझा दूंगा मैं। ठीक है, पूरी चीजें दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी, और ये आपको जब तक आप साइंस पढ़ोगे ना, हर साल आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटो मतलब देखो होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है प्रोड्यूस करना। इतना समझ में आया? मतलब लाइट का यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, इतना हमें समझ में आया नाम से। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। फोटो मतलब ये सनलाइट का यूज करते हैं ना, इसलिए फोटो वर्ड लगा हुआ है। तो ये प्लांट्स की खाना बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। चलो लिख लेते हैं। द प्रोसेस
by which plant make their own food in the presence of carbon dioxide, sunlight, water, minerals and chlorophyll in leaves is termed as photosynthesis। एक बार आप खुद से रीड करो मेरे साथ। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट क्या करते हैं, खुद का फूड बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गई, हवा से मिल गई, सनलाइट कहां, सूरज से धूप आ गई, वाटर नीचे जमीन में होगा, मिनरल्स, मिनरल्स सॉइल में होंगे, मिट्टी में होंगे, क्लोरोफिल लीव्स में, पत्तियों में जो हरा कलर होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो क्लोरोफिल लीव में होता है। तो इन सब से जो प्लांट जो होता है अपना खुद का खाना बना लेता है, इस चीज को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? एक बार डायग्राम को फिर देखना अच्छी से। देखो ये आ रही है हमारी लाइट, सनलाइट आ रही है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है, यहाँ नीचे से वाटर मिल गया, मिट्टी में पानी डालते हैं ना, हम सींचते हैं मिट्टी को, तो वहां से पानी मिल गया, यहां से इसे मिनरल्स भी मिल जाता है, जो इसकी पत्ती होती है इसमें हरा कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इन सब चीजों का यूज करके ये अपना खाना बना लेता है। खाने में बनाता है क्या है ये, पनीर मसाला, ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका खाना होता है, ठीक। और बाई प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन निकालते हैं, ये देखो बाहर निकलने वाला एरो बना है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकालते हैं, एमिट कर देते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे आप खाना बनाते हो तो बाई प्रोडक्ट जो नहीं चाहिए है वो भी कुछ चीजें आ जाती है ना, बर्तन आ जाते हैं धुलने के लिए, वैसे इनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं है पर ये ऑक्सीजन दे देते हैं, बाहर बाई प्रोडक्ट की तरह निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हमें काम आती है। तो समझ में आया फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है? द प्रोसेस बाई विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिससे प्लांट अपना खुद का फूड बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड क्लोरोफिल। सनलाइट कहां से मिली? सूरज से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिली, पानी सॉइल से मिला, मिनरल सॉइल से मिले, क्लोरोफिल कहां होता है? लीव्स में होता है, ठीक। तो इस खाना बनाने की, प्लांट के खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? अच्छी से आया? रट लोगे? बिल्कुल, रटना कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया, अब खुद से लिख लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसकी एक छोटी सी इक्वेशन भी होती है, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। हमारे पेड़ ने खाना बनाने के लिए क्या क्या लिया था? CO2 लिया था। पानी लिया था, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। और क्या लिया था? सनलाइट लिया था। इसकी पत्तियों में क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इतनी चीजों को यूज करके इसने अपना खाना बना लिया। इसका खाना क्या है? C6H12O6। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। ये तो इनने अपना खाना बना लिया। तो खाना बनाने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकला था, ऑक्सीजन, जिसको हम O2 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर लें तो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 6 से आ जाएगा। थोड़ा मौसम खराब है हमारे यहाँ का, इसलिए गला बैठ गया है। कोई नहीं, क्लास अपनी चलती रहेगी। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं वैसे आप भी मेहनत कीजिए, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, आपको याद रखनी है, ठीक। ये याद ही रखनी है, 10-12 बार लिख के देखिए, 1-2 बार बोल के देखिए, एक कागज में लिख के चिपका लीजिए, याद हो जाएगा, क्योंकि आपको हर साल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा समझते हैं, ये जो सब चीजें हो रही है इसको थोड़ा लिख लें। क्या पहला चीज लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर में, एयर से। तो प्लांट
टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन एटमॉस्फेयर थ्रू tiny pores known as stomata present on the surface of leaves and surrounded by गार्ड सेल्स। एक बार पढ़ के देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। साथ में पढ़ते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एयर इन एटमॉस्फेयर। कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे लेते हैं। थ्रू टिनी पोर, जैसे आप सांस कहां से लेते हो? नाक के से, वैसे ही ये कहां से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? टिनी पोर्स से लेते हैं। टिनी पोर्स ये कहां पर होते हैं? ये लीव्स की सरफेस पर होते हैं, नॉन एज स्टोमेटा। इन टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, और ये गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं। अब पूरे स्टेटमेंट को क्लब कर देते हैं। प्लांट की पत्तियों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा से प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टोमेटा होता है ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। मतलब ये है जैसे कि स्टोमेटा, तो ये गार्ड सेल से ऐसे सराउंडेड होता है। ठीक है, दोनों साइड। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बाकी समझ जाना, एक बार बुक को रेफर कर लेना। ठीक है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? इसकी पत्तियों में छोटे पोर्स होते हैं जिसमें जो स्टोमेटा कहलाते हैं। ये स्टोमेटा गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ठीक, दूसरी चीज और क्या लिखे इस फोटोसिंथेसिस के बारे में? देखो इक्वेशन में देखो, ऑक्सीजन निकल रहा था क्या? तो ऑक्सीजन ये लिख लेते हैं। दिस प्रोसेस रिलीजेज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करती है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड का सिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये देखो इक्वेशन देखो, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में ये बाहर हमारी क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, और क्या लेते हैं? ये देखो एक बार इक्वेशन में, ये वाटर लेते हैं। वाटर कहां से आया? वाटर आया जमीन से, सॉइल से। सॉइल में क्या रहता है? प्लांट का रूट रहता है। इस चीज को भी लिख लेते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल with the help of deep penetrated roots। तो प्लांट क्या करता है? ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, किससे? डीप पेनिट्रेटेड रूट्स की हेल्प से ये वाटर और मिनरल सॉइल से ले लेता है। लेकिन खाना तो बनना है पत्तियों में, तो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा? पत्तियों तक ये ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचाएगा। जैसे आप सब्जी लाते हो मार्केट से और किचन तक पहुंचाते हो ना खाना बनने के लिए, वैसे इसका खाना बनना है पत्तियों में, तो रूट से पानी खींचेंगी और पत्तियों तक पहुंचाएंगी। तो इस चीज को लिख लेते हैं। तो एंड ट्रांसपोर्ट them to the leaves of plant where synthesis of food take place। एक बार फिर से पूरा चीज रीड करना शुरू से। दिस प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। जब खाना बनता है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये इक्वेशन से देख लिया हमने। दूसरी लाइन पढ़ना, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करते हैं? वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिट्रेटेड रूट्स, किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से, अपनी जड़ों की हेल्प से। एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स ऑफ प्लांट वेयर सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस। और इस वाटर को और मिनरल को ये लोग कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? लीव्स तक, पत्तियों तक, जहां पर क्या बनेगा? खाना बनेगा। आया समझ में? ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। एक और चीज आई थी बीच में, क्लोरोफिल। इसका रोल और थोड़ा समझ लेते हैं। जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर ही आएगा। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरी चीजें लिखनी है, पूरी मैं समझा दे रहा हूं, आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज नॉन एज क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है पत्तियों में वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये टर्म याद रखना है। कौन से पेन से लिख रहे थे हम? येलो कलर के। ये क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है किस चीज में? सनलाइट को कैप्चर करने में। तो दिस हेल्प टू कैप्चर, दिस हेल्प लीव्स टू कैप्चर sunlight that act as source of energy to carry out the process। खाना बनाने के लिए हमने क्या चाहिए पूछ सोचा था, क्या पढ़ा था? सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट कहाँ से आई? सन से आई। लेकिन पत्तियों में कहाँ से आई? पत्तियों में एक पिगमेंट होता है हरे कलर का, जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, फिर वो सनलाइट खाना बनाने के लिए सोर्स का काम करती है। इस सब चीजों को ध्यान में रख के हम एक चीज बोल सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस, पहले तो हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, मिनरल्स, इस सब का यूज करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली? कार्बन डाइऑक्साइड मिली एटमॉस्फेयर की एयर से। किसने कैप्चर की? पत्तियों में जो टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका नाम है स्टोमेटा, उसने कैप्चर की। दूसरी चीज हो गई सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिली? सन से मिली। कैप्चर किसने की? पत्तियों में जो हरे कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, उसने कैप्चर की। ठीक है, वाटर चाहिए होता है। वाटर कहाँ से मिला? नीचे सॉइल से आया। कैप्चर किसने किया? रूट ने, जो जड़ें होती है पेड़ की, उसने वाटर को कैप्चर किया। लेकिन खाना बनना है पत्तियों में, तो पत्तियों तक पहुंचाया किसने? ट्रांसपोर्ट किया, वहां से जड़ों से पानी लेके पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हमारी किसमें हुई? फोटोसिंथेसिस में। और एक बाई प्रोडक्ट निकला जिसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में प्लांट ने रिलीज कर दी। अब देखो, हम अपने खाने के लिए एनिमल या प्लांट पे डिपेंड है। तो हमको तो जैसे ही खाना होता है तो हम चले जाते हैं प्लांट के पास, सब्जी मार्केट। अब प्लांट किसके पास जा रहा है? प्लांट को सनलाइट की जरूरत हो रही है। मीन्स प्लांट अपना खाना बना रहा है सनलाइट से। मीन्स सनलाइट से प्लांट का खाना बना, फिर प्लांट को हमने अपना खाना बना लिया। ठीक है, तो अल्टीमेट खाना का सोर्स जो आ रहा है, एनर्जी का सोर्स, ये कहाँ क्या है? सनलाइट है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं नोट बना के कि सनलाइट एक्ट एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाया? समझ में आया क्या? क्योंकि देखो, हमारा खाना बना प्लांट, और प्लांट ने किसकी हेल्प से खाना बना पाए? किसकी हेल्प से उग पाए? सनलाइट की हेल्प से। तो सनलाइट को कंज्यूम किया प्लांट ने, फिर उसको कंज्यूम कर लिया हमने।
तो अल्टीमेटली सनलाइट ही सभी को एनर्जी दे रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं सनलाइट एक्ट एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना समझ में आया? ठीक है, अब चलो कुछ नई चीज देखते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करना, अपना प्लांट के द्वारा खाना बनाने। अब एक नई चीज आई, एल्गी, या फिर एल्गाई भी बोलते हैं। एल्गाई क्या होता है, आपने देखी होगी कभी तालाब में ऊपर हरे कलर की लेयर बन जाती है, कहीं पर हरे कलर की जो लेयर बन जाती है ना, उसको हम बोलते हैं एल्गाई। ये हरे कलर की होती है, तो इसके पास भी क्लोरोफिल होता है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ये भी वाटर लेके, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना खुद बनाती है। तो एल्गाई जो होती है उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, याद रखना है, लिख लेते हैं। ग्रीन पैचेज arise due to the presence of organism called algae which contain क्लोरोफिल। एक बार पूरा पढ़ना। ग्रीन पैचेज मतलब हरे हरे धब्बे, एराइज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जिस ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। और एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पैचेज एराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। अब देखो इसमें क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा, ये अपना खाना बनाएगा। अगले पेज में लिख लेते हैं, ये देखो ये पॉन्ड है, पॉन्ड में आपने देखा है ना ऐसे हरे हरे कलर का, इसी इसी को कहते हैं एल्गी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की प्रेजेंस के कारण, नहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट होता है एल्गी में, क्लोरोफिल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन एल्गाई, they are capable of preparing their own food। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण, एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस के कारण ये अपना खुद फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एल्गी में क्या है प्रेजेंट, क्लोरोफिल है, तो इसको ऊपर से सनलाइट मिल जाएगी, सन से, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से मिल जाएगी, एयर से, एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो एल्गी में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखना है। ठीक है, एक बार ये डायग्राम फिर से देख लो, ये है हमारा एल्गी, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई कहां से, एयर से, सनलाइट मिल गई सन से, वाटर मिल गया पॉन्ड से, क्लोरोफिल इसमें होता है जिसके कारण हरा कलर होता है, इसने फोटोसिंथेसिस से क्या किया, अपना खाना बना लिया। यही चीज हमको किस में लिखना है, क्वेश्चन आता है तो पूरा यही चीजें लिखना है हमें अपने वर्ड्स में। ठीक, अब देखो फोटोसिंथेसिस एल्गी की बात हो रही है, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें भी आप क्या लिख दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख दीजिएगा। क्या थी इक्वेशन, 6CO2 + 6H2O, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट को कैप्चर करने का काम कौन किसने किया, क्लोरोफिल ने किया। ये क्या बना लिए, अपना खाना बना लिया, C6H12O6, और क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ठीक है,
अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है। मैक्रो मतलब ज्यादा बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, इतना समझते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है प्लांट को उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आया क्या समझ में? तो द न्यूट्रिएंट्स required by plant in large quantities are called मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब जो न्यूट्रिएंट प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है उसको बोल देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो लिख लेते हैं द न्यूट्रिएंट required by plant in small quantities are called माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो क्या हो गए? मैक्रो। जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो यार ये जो इक्वेशन थी, देखना जो हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, 6CO2 प्लस 6H2O, यहां पर सनलाइट था, यहां पर क्लोरोफिल था, यहां से बना था C6H12O6 प्लस O2। यहां से प्लांट को क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला। ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन न्यूट्रिएंट्स में और भी तो चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, बाकी चीजें कहां से आई? बाकी चीजें जो मिट्टी में मिनरल्स होती हैं वहां से आती हैं। ठीक है, जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं ना वहां से आते हैं। जिस ये कौन लेके आता है? रूट। जो प्लांट की रूट होती है ये मिट्टी से मिनरल्स लेके आती है। थोड़ा सा समझने के लिए, ये क्या है हमारा? प्लांट की ये क्या है? रूट। ये कहां पे है? सॉइल के अंदर है, यहां पर सॉइल है। इस सॉइल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट मिनरल्स लेके आती है। ठीक है, तो इसीलिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कभी देखते हैं ना, हम मान लो आम खरीदने गए तो एक आम होता है 50 रुपए किलो, एक होता है 60 रुपए किलो, एक होता है 100 रुपए किलो। तो भाई रेट अलग अलग क्यों है? क्योंकि जिसको मिनरल अच्छे मिले, जिसकी मिट्टी अच्छी हुई, वो आम ज्यादा अच्छा होता है तो वो ज्यादा रेट में बिकता है। ठीक है, इसीलिए सॉइल का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज को लिख लेते हैं हम, क्वालिटी ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। मीन्स सॉइल की क्वालिटी पे हमारे प्लांट की क्वालिटी डिपेंड करती है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है, वहां पे अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं। जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं होती है तो आपने देखा होगा, जो फार्मर्स वगैरह फार्मिंग वगैरह देखी होगी, तो वो लोग फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड डालते हैं, जिससे सॉइल उनकी अच्छी हो तो प्लांट अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, इसलिए सॉइल की केयर करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब भाई पैरासाइटिक मोड क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सांस ले लो, 2 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर अपन इस चीज को समझते हैं। मेरे भी गले को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, सर्दी है मुझे। देखो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो हमने न्यूट्रिशन के 2 मोड देखे थे, एक थे ऑटोट्रॉफिक, एक था हेट्रोट्रॉफिक। लिख के बता देता हूं सर, इतना ज्यादा इमेजिन नहीं होता, लिख के बता दो। चलो लिख के बता देता हूं।
ये हमने न्यूट्रिशन के दो मोड देखे थे। एक था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक कौन थे? ऑटोट्रॉफिक वो थे जो अपना खाना खुद से बना लेते थे, सेल्फ, खुद से प्रिपेयर करते थे। हेट्रोट्रॉफिक कौन थे? जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते थे। ऑटोट्रॉफिक में मैंने बताया था कि प्लांट प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में मैंने बताया था जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए, ये क्या होते हैं? ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, मतलब सभी प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते। केवल वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो हरे होते हैं, वो अपना खाना बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये कैसे खाना खाते हैं? आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो बेल के फॉर्म में होते हैं। कैसी बेल? जो किसी दूसरे पेड़ में जाके चिपक जाते हैं, उसके ऊपर लपटते हुए जाते हैं, और वो जो पेड़ खाना बना रहा होता है उसी को खाने से ये खुद को खा अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, एक शायद फोटो होगी, ये देखो, यहाँ पे एक पेड़ है जो ग्रीन कलर का है, एक प्लांट को एक ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर एक बेल लपटी हुई है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की नहीं है। तो ये ग्रीन कलर की नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। ये क्या करेगी? ग्रीन कलर का प्लांट जो खाना बनाएगा उसी खाने को ये खाएगी। ठीक है, कैसे खाएगी? ये कुछ डाइजेस्टिव जूस छोड़ती है, जूस अपना पीने वाला जूस नहीं, इनका डाइजेस्टिव जूस, जिससे ये खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। चलो इस बात को लिख लेते हैं। There are certain plant in nature, नेचर में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं which do not have chlorophyll, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, and hence cannot produce their own food। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते। अब भाई नहीं बना सकते तो खाना तो पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? These plant use हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये प्लांट क्या करते हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल आपके सामने, इसका नाम है कसकटा, या फिर इसको अमर बेल भी बोलते हैं। इज ए येलो ट्यूबुलर प्लांट। ये क्या होता है? एक येलो ट्यूबुलर प्लांट होता है, ट्विस्टिंग around the stem and branches of a tree। तो ये कसकटा होता है, ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है, ट्यूबुलर प्लांट। ये क्या करता है? ये जो कोई दूसरा ट्री होता है उसकी स्टेम मतलब तना और ब्रांच मतलब टहनियों के चारों ओर ट्विस्ट रहता है,
और वहां से ये क्या करता है, अपना खाना खाता है, मतलब दूसरा बनाएगा ये खाएगा, ठीक है। अब जिस पेड़ के चारों ओर ये लपट जाता है, मतलब जो खाना बनाएगा, उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, दे क्लाइंब ऑन अदर ट्रीज, ये दूसरे ट्रीज पे क्लाइंब करता है। उन जिस पे क्लाइंब करेगा उसे क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, नॉन एज होस्ट प्लांट। एंड ऑब्जर्व एब्जॉर्व द रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड मतलब किसी और ने खाना बनाया और किसी और ने खा लिया। Therefore, plant like Cuscuta are known as parasite। आया समझ में? फिर से एक बार पूरी चीजें बता देता हूं। देखो, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा है प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऐसे प्लांट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब ये दूसरों के सहारे अपना खाना खाते हैं। क्या करते हैं ये किसी एक पेड़ के ब्रांच में और स्टेम के चारों ओर ट्विस्ट हो जाते हैं, उन पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो जो खाना बनाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। आया क्या समझ में? आगे चलें। इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या चीज है, कभी सुना है क्या? मूवीज वगैरह में तो देखा होगा, हॉलीवुड वगैरह की मूवीज में वो एक पेड़ आता है, एक इंसान को खा जाता है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में? शुरुआत में हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, कसकटा, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता था, वो क्या करता था, दूसरे पेड़ से लपेट के उसका खाना खाता था। ऐसे ही कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, मतलब इनकी पत्ती ऐसे खुली रहती है, जब कोई कीड़ा आता है तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक है, उस कीड़े को, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। फिर ये अपना डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं जिसके सहारे ये उस कीड़े को खा जाते हैं। आया? चलो लिख लेते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब समझ गए, इंसेक्टिवोरस मतलब कीड़े खाने वाले। सम प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के कैपेबल होते हैं, मतलब इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ये ऐसी कुछ पत्ती होती है, इसके में कुछ कांटे कांटे बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कीड़ा आता है तो ऊपर वाली लिड बंद हो जाती है, कीड़ा फंस जाता है। एंड डाइजेस्टिंग देम, दीज प्लांट आर नॉन एज पिचर प्लांट with its leaf modified as pitcher। ठीक है, तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करते हैं, इन प्लांट को हम पिचर प्लांट बोलते हैं, यही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंडर आते हैं। इनकी लीफ पिचर जैसी होती है, ठीक है। कैसी होती है लीफ, थोड़ा डिटेल में लिख लें। द टॉप ऑफ लीफ फॉर्म्स, लीफ का टॉप क्या करता है, एक कवर फॉर्म करता है,
विच क्लोजेज आर opens the mouth of the modified leaf। जो लीफ का टॉप होता है ये कवर फॉर्म करता है जो बंद होता है और खुलता है। इंसेक्ट आया, कीड़ा आया, बंद हो गया। ठीक है, द पिचर, पिचर मतलब वही कीड़े खाने वाले। द पिचर कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब जो पिचर होता है, जो ढक्कन होता है, जो बंद हो जाता है, उसमें हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जो नीचे की तरफ को होते हैं, जिससे कीड़ा ऊपर निकले तो उसको चुभे तो वो और नीचे जाते जाए, नीचे जाते जाए। ठीक है, और लास्ट में इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस भी देख लें क्या? प्रोसेस भी देख लेते हैं। ये डिलीट कर दूं। देखो, जैसे ही कीड़ा आता है पिचर बंद हो जाता है। एज द इंसेक्ट लैंड ओवर द पिचर, the cover of opens to swallow the insect। As the insect get inside the pitcher, the top closes and the insect gets knotted in the hair। देखो दोनों लाइनों में क्या लिखा है। सबसे पहली लाइन, द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड। पिक्चर में क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो डाउनवर्ड की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्शन होती है जिनकी। एज द इंसेक्ट लैंड ओवर द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट क्या आता है पिक्चर के ऊपर आता है। ठीक है, जो पिक्चर होता का कवर होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, किस लिए ओपन हो जाता है, जिससे इंसेक्ट को खा सके। और जैसे ही इंसेक्ट चल के उसके अंदर गया, एज द इंसेक्ट गेट इनसाइड टॉप क्लोजेज, पिक्चर द टॉप क्लोजेज। तो जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है इसकी टॉप क्या होती है, क्लोज हो जाती है, और इंसेक्ट अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। इंसेक्ट के फंसने के बाद क्या होता है, ये लोग डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, ये पिक्चर प्लांट, और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लिख लेते हैं इस बात को, और लास्ट पॉइंट है इसका, द प्लांट देन डाइजेस्ट insect with the help of digestive juices secreted inside the pitcher। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, एक बार फिर से शुरू से पूरा इंसेक्टिवोरस प्लांट देखते हैं। देखो, हमने सुना था कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे पैरासाइट, हमने लास्ट टॉपिक देखा था अमरबेल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरे से खाना खाते हैं। ऐसे ही ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, या फिर पिचर प्लांट भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। कैसे, इनमें जो होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसा ये देखो डायग्राम।
ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ही कीड़ा इनके पास आता है तो ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, किस लिए खुल जाते हैं, ताकि कीड़ा इनके अंदर आ सके। जैसे ही कीड़ा इनके अंदर आता है, इंसेक्ट इनके अंदर होता है, तो इनका टॉप जो होता है वो कवर हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक, जिससे इंसेक्ट अब बाहर फिर से ना जा सके। बंद होने के बाद ये लोग डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, और डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। आया समझ में? आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट होता है सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ये तो भाई सुंदर सुंदर राइटिंग में मैंने पहले से लिख लिया है, आप लोग एक बार रीड करो जब तक मेरे भी गले को थोड़ा सा आराम मिल जाए। ठीक है, चलो साथ में रीड करते हैं दोनों। ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स फंगाई जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। कैसा होता है देखते हैं भाई। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिएंट्स, इट्स होगा यहाँ पे इन लिख दिया है, इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो ये तो हो गई लिखी बातें, अब अपन इसको समझते हैं। कभी कभी आपने देखा है हमारे घर में ब्रेड में कुछ ऊपर व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, देखा है क्या? अचार देखा होगा, अचार मम्मी बोलती है अलग कर दो ये खराब हो गया है। क्यों खराब हो जाता है एक्चुअली? क्योंकि ये जो डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब ये जो खराब होने वाला मैटर होता है ना, इसके ऊपर फंगी लग जाती है। फंगी अपना खाना, अपने न्यूट्रिएंट्स यहां से निकालती है। ये डेड और डिके मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और इस मोड को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, जैसे खुद से खाना बनाने वाले को बोलते थे ऑटोट्रॉफ्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करने वाले उनको बोलते थे हम हेट्रोट्रॉफ्स, और इस मोड को हम क्या बोलते थे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ही जो डेड और डिके मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स लें उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलोगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो याद रखना है, ये अपना खाना किससे निकालते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से निकालते हैं। ठीक है, जैसे घर में कभी बेल्ट टंगा होता है, ज्यादा दिन तक रखा होता है चमड़े का सामान, तो उसके ऊपर कुछ पैचेज पड़ जाते हैं ना, अचार के ऊपर कुछ लग जाता है। ठीक है, ब्रेड कुछ खराब सी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फंगाई। ठीक है, तो ये एक्चुअली डेड मैटर्स के ऊपर बैठ जाती है, वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स निकालती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एक आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्या है, एक डेड लकड़ी है, मतलब ये एक पेड़ का पार्ट नहीं है, ये पार्ट डेड हो चुका है। तो इसके ऊपर देखो कोई कुछ व्हाइट व्हाइट सी चीज लगी हुई है। टेनी स्पोर्स होते हैं, एक्चुअली स्पोर्स फॉर्मिंग होते हैं। तो ये अपनी डेड और डिके मैटर से जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। आया क्या समझ में? चलो थोड़ा और देखते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। ये किस पे लगती है, पिकल्स अचार पे लगती है, लेदर चमड़े पे लगती है, कपड़े पे लग जाती है, एंड अदर आर्टिकल्स में डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक थोड़ा गर्म तापमान में जो ह्यूमन नमी वाले में एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, उन पे लग जाया करती है। आपने जनरली देखा होगा, नहीं तो मम्मा से पूछिएगा। ठीक है, अचार पे जो लग जाता है वो एक बार दिखाना खराब हो जाए तो, या फिर कपड़ों वगैरह में या चमड़े में कुछ लगा हो तो दिखाना। ठीक, तो एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉफ्स का आपको याद रखना है, क्या एग्जाम्पल है हमारा, फंगाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सिम्बायोटिक मतलब होता है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होना, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। ये तो आपको, आप जब तक पढ़ोगे
मतलब स्कूल में भी मिलेगा, स्कूल के बाद कॉलेज में यदि आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, सिविल वगैरह इंजीनियरिंग करते हो, तो इनमें भी मिलेगा कि सिम्बायोटिक होता क्या है। सिम्बायोटिक क्या होता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ लें, जैसे कि आप हो घर पे, आप हो बहुत शरारती, तो आपका काम दो लोग ले लेते हैं कि पापा क्या बोलते हैं कि मैं इसे स्कूल छोड़ के आऊंगा, और मम्मा क्या बोलती है मैं इसके लिए खाना बना दूंगी, जाए तो ये स्कूल कहीं से भी। ठीक है, तो ऐसे जो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं ना, पापा मम्मी मिलके आपको स्कूल भेज देते हैं ना, एक जन टिफिन बना देता है, दूसरा छोड़ आता है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, कुछ कुछ आया समझ में? अब चलो डेफिनेशन देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर, और शेयर करते हैं क्या, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगाई प्लांट के रूट्स में रहते हैं। ठीक है, फंगाई कहाँ रहता है, प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं। ये फंगाई क्या करता है, देखना, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। प्लांट क्या करता है, जो प्लांट होता है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसे, फंगस को। उसके बदले फंगस क्या करता है, फंगस प्लांट को वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। प्लांट पहली चीज तो रहने दे रहा है अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों के पास रहने दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है फंगस को। उसके बदले फंगस भी प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, ऐसे ही लिचेंस होते हैं। लिचेंस में भी ये देखो, एक एग्जाम्पल हो गया फंगस, दूसरा एग्जाम्पल हो गया लिचेंस। ठीक, ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको। लिचेंस भी क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर व्हिच इज एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। देखो यहां पर क्या है, फंगस है और एल्गा है। देखो फंगस क्या दे रहा है एल्गी को, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर दे रहा है, वाटर, वाटर दे रहा है, एंड मिनरल्स, मिनरल दे रहा है एल्गी को। इसके बदले में एल्गी से क्या दे रहा है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है तो एल्गी खाना बना के दे रहा है। जैसे पापा होते हैं ना, मैं कमा के लाया, मम्मी ने उसके बदले खाना बना दिया। ठीक है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता है, उल्टा भी होता है, पर एक जनरल बात कर रहा है। ठीक, कि मान लो पापा ने कमा के लाए पैसे और मम्मी ने क्या लिया, खाना बनाने का काम ले लिया, काम बांट लिया। वैसे ये लोग भी काम बांट के रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फंगस ने क्या किया, शेल्टर दिया, वाटर दिया, मिनरल दिया, किसको, एल्गी को। उसके बदले में एल्गी क्या करता है, एल्गी इसके लिए, एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो एल्गी फूड प्रिपेयर कर देता है फंगस के लिए। ऐसे एक दूसरे की हेल्प से करते रहते हैं। ठीक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, दो एग्जाम्पल देख लिए हमने, एक प्लांट और फंगस का देख लिया, दूसरा फंगस और एल्गी का देख लिया। एक और चीज है जो आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर सकते हो, आपकी देखी हुई है। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है पर समझ जाना। ये होता है एक फ्लावर, ठीक है, और ये होती है एक मधुमक्खी। ये दोनों के बीच में भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। देखो फ्लावर, फ्लावर के ऊपर मधुमक्खी आके बैठती है ना, तो मधुमक्खी को फ्लावर क्या दे रहा है, पोलन ग्रेन्स दे रहा है। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मधुमक्खी शहद बनाती है ना, तो फ्लावर ने मधुमक्खी को क्या दिया, पोलन ग्रेन्स दिए। ठीक है, उसके बदले में मधुमक्खी ने फ्लावर को क्या दिया, देखो मधुमक्खी इस फ्लावर में बैठेगी, फिर जाके दूसरे फ्लावर में बैठेगी, तो इसके पैर में कुछ पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। ठीक है, तो
जब मधुमक्खी पहले फ्लावर में बैठी तो उसमें उसके पैर में कुछ पोलन ग्रेन्स लग गई। अब जब ये उड़ के आई और दूसरे फ्लावर में बैठी तो इसके पैरों से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में लगे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ऐसे इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन होते हैं। देखो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। फ्लावर मधुमक्खी को पोलन ग्रेन्स दे रहा है और मधुमक्खी फ्लावर को जर्मिनेट करने में हेल्प कर रही है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप के क्या है, एग्जाम्पल है। इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर की डिटेल थ्योरी हमने कवर कर ली है। आपको एक एक डेफिनेशन बहुत अच्छी से लिखना है। इसके नोट्स में अभी क्लास के बाद में भूल जाओगे लिख के बता दें। क्लास नोट्स मैं आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसकी थ्योरी क्या करना है, थ्योरी पूरी राइट करना है मेरे नोट्स देख के। नोट्स से ही नहीं पढ़ना है, क्या होता है अपनी राइटिंग ज्यादा अच्छी से याद होती है। जब आप मेरी राइटिंग से आप अच्छी से याद नहीं हो पाएगा। आप इसको, मैं आपको नोट्स दूंगा, आप इसको देखो, अपनी कॉपी में अपनी राइटिंग से लिखो। ठीक है, फिर उसको याद करो, एक दो बार देखोगे सब कुछ बिल्कुल अच्छी से, हमने बहुत अच्छी से सब कुछ समझ लिया है। एक दो बार देखने में लिखना कैसे ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपको ये दूसरा स्टेप हो जाए, याद हो जाए, जो भी आपको बीच में डाउट आता है तो ये डाउट आपको पूछना है। ठीक है, अब देखो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया या फिर आपको कहाँ डाउट आया। तो जो भी डाउट आएगा ये आपको मुझसे पूछना है। ठीक है, जब क्लास नोट्स हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। वैसे तो जितनी भी हेडिंग है ये सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में ही आते हैं, पर फिर भी और कुछ क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक कैसे आता है, ट्रू फॉल्स कैसा आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है, ये सब हम इसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, पूरी चीजें पढ़ना जितनी आज के लेक्चर में हुई है, नोट्स देखकर लिखना, फिर उसके बाद जो भी डाउट आता है वो डाउट मुझसे पूछना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।